अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? यार आज की वीडियो में लेकर आया हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे सब्सक्राइबर की तरफ से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हर बंदा बार बार पूछता है और मुझे हर दफ़ा बार बार उसको रिप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा यार मैं चार पांच ही क्वेश्चन हैं जो मुझसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना उसके लिए एक वीडियो बना ले जाऊँ, ताकि मज़ीद जो आने वाले सब्सक्राइबर होंगे या व्यूअर्स होंगे, अगर उनके जहन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका आंसर उनको ये वीडियो देख के पता लग जाए। तो जो सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, कि हमारी फैमिली विजिट पे आई हुई है और वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि उम्रे पे जाने के लिए वैक्सीन का लगवाना लाजमी है। और जिस आदमी की एक डोज लग गई है वैक्सीन की, और वैक्सीन की डोज लगे हुए 14 दिन गुजर चुके हैं, तब ही वो अप्लाई कर सकता है उम्र के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे मुझसे बंदे पूछ रहे थे कि यार हमारी फैमिली विजिट पे आई हुई है, तो विजिट वालों को किस तरह वैक्सीन मिलनी है। तो मेरा भाई कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरी मदर भी विजिट वीज़े पे आई हुई हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की है सेहती में जाके कि मैं अपॉइंटमेंट लूँ, लेकिन वहाँ पे आउटसाइडर या विजिटर्स के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल। सिर्फ नेशनल आईडी और इकामा होल्डर्स जो हैं उनका सिर्फ बताया गया है। अगर डिपेंडेंट पे क्लिक करूँ तो डिपेंडेंट में आपके सिर्फ बच्चा और बच्ची है, बेटा बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वहाँ पे डिपेंडेंट आप ऐड कर सकते हो। तो जो विजिटर्स का है अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इवन मैंने 2-3 डॉक्टर्स से भी पूछा है, उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि यार अभी तक विजिटर्स के लिए कुछ भी सेहती में वैक्सीन के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स नहीं है। तो जिस तरह मैं वेट कर रहा हूँ, यार आप लोग भी वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही आएगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बनाकर आगाह कर दूंगा। दूसरा जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है, उसमें से वो ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारा विजिट वीज़ा इशू हो चुका हुआ है, और वीज़ा इशू होने के बाद जिसने सिंगल एंट्री वीज़ा लगवाया है, तो वो तो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई हुई है वीज़ा वैलिडिटी के हवाले से, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी अभी तक। दूसरा ये कि लोग पूछ रहे थे कि अगर विजिट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो हम क्या करें। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मल्टीपल विजिट वीज़ा है उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल है। यानी कि फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 में आपका विजिट वीज़ा स्टैंप होकर आया है, मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, 365 डेज वाला, 1 ईयर वाला, तो उसकी एक्सपायरी होगी जनवरी 2022। ठीक है, 1 साल की पूरी वैलिडिटी होती है। उसका मैंने प्रूफ भी एज अ प्रूफ भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। बंदा जो है एतमाद सेंटर में गया था, उसका 1 साल का था, और वीज़ा स्टैंप हुए हुए 3 महीने गुजर चुके थे तकरीबन ऑलमोस्ट। तो वो एहतियातन चला गया था एतमाद सेंटर में पूछने के लिए कि वीज़ा रिन्यू कर लूँ, क्योंकि पहले ये होता था कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर ट्रेवल करना लाजमी होता था विजिट वीज़ा लगवाने के बाद। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल वीज़ा में आपके पास पूरा 1 साल होता है। 1 साल में आप कभी भी ट्रेवल करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल फ्लाइट्स नहीं हैं, फ्लाइट्स बंद हैं, तो उस बारे में लोग आ नहीं पा सक रहे हैं। तो इस वजह से उन लोगों को से ये माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, लेकिन जो सिंगल एंट्री वीज़ा है, सिंगल एंट्री वीज़ा जो 1 महीने का लगता है, उसमें आपको 3 महीने के अंदर अंदर लाजमी आना होता है। उसके ऊपर 90 डेज लिखा होता है, वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज, वीज़ा स्टैंप होने के बाद 90 डेज लिखा होता है वीज़ा वैलिडिटी, यानी आपको 90 डेज के अंदर अंदर सऊदीया आना होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल फ्लाइट्स बंद होने की वजह से 90 डेज गुजर जाते हैं। तो लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि यार वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो मेरा भाई, अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो भी जाता है तो आप दोबारा, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा अप्रैल 31 को एक्सपायर हो रहा है, तो मेरा भाई आप 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को 15-10 दिन का मार्जिन रख के आप एतमाद सेंटर में दोबारा चले जाएं। दोबारा जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, 10-15 दिन के बाद फ्लाइट्स ओपन नहीं है तो हम लोग नहीं जा सकते, तो उसका क्या हाल है। तो आप एतमाद सेंटर में जाएंगे, वो आपका वीज़ा जो है दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए दोबारा सऊदी एम्बेसी में भेज देंगे। ठीक है,
जिनको लग रहा है कि भाई हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, इवन परमानेंट वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा में भी आपको 90 डेज के अंदर आना होता है। अगर परमानेंट वीज़ा भी आपका एक्सपायर हो जाता है या हो रहा है तो आप दोबारा से, और विजिट वीज़ा भी, आप दोबारा से एतमाद सेंटर में जाएं, वहाँ पे जाके अपना ये जो प्रॉब्लम है इसको शेयर करें उनके साथ, और वो आपसे आपका पासपोर्ट दोबारा ले लेंगे और आपका जो पासपोर्ट है दोबारा एम्बेसी में भेज देंगे रिन्यू करवाने के लिए, वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए। क्योंकि ये एक जेन्युइन रीज़न है, फ्लाइट्स बंद होने की वजह से कोई बंदा भी इस ड्यूरेशन में सफ़र नहीं कर पा रहा। तो सिंपली आप जाएंगे और आपकी फ़ीस कुछ भी नहीं लगेगी। वीज़ा स्टैंपिंग की जो फ़ीस 300 रियाल आपने पहले पे कर दी है, वो अब मज़ीद दोबारा रिन्यू करने के लिए आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे। वो वीज़ा रिन्यूअल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, जो एतमाद सेंटर वाले हैं वो में भी आपसे कुछ सर्विस चार्जेस ले लें। अब मुझे उसका आइडिया नहीं है कितने हैं, 4000 है, 5000 है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन एतमाद सेंटर वाले में भी आपसे कुछ सर्विस चार्जेस लें तो तब आपका वो रिन्यू करवा देंगे। रिन्यूअल की कोई फीस नहीं लगेगी सऊदी एम्बेसी से, ठीक है जी। इवन परमानेंट है, इवन विजिटर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मेरे कज़न है, उनका वीज़ा 2 मरतबा एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। उन्होंने फ्लाइटें बंद होने की वजह से, बस उनकी बदनसीबी थी, बेचारे नहीं आ पा रहे थे, फ्लाइटें बंद रहती, हर दफ़ा फ्लाइटें बंद हो जाती हैं। तो वो हर मरतबा एतमाद सेंटर में जाते हैं, अपना वीज़ा रिन्यू करवा लेते हैं जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो नॉमिनल फीस लेते हैं सर्विस चार्जेस एतमाद वाले। तो आपका जब भी वीज़ा एक्सपायर हो, परमानेंट या विजिट वीज़ा जो सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री का वीज़ा जो 1 साल का है, इन दोनों में से परमानेंट या विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री का अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप दोबारा से जाएं एतमाद सेंटर, तो वो आपका रिन्यू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ एतमाद वाले अपने सर्विस चार्ज देंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे आ रहे हैं कि भाई हमने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई करना है तो वाइफ के पासपोर्ट के ऊपर हस्बैंड का नाम नहीं लिखा हुआ, वो शादी से पहले का पासपोर्ट बना हुआ है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा भाई, आप एज अ हस्बैंड अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं तो आप उनके होंगे स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर का नाम पासपोर्ट पे होना लाजमी है। आपकी वाइफ के पासपोर्ट पे अगर आपके हस्बैंड का नाम अगर नहीं है और हस्बैंड बुला रहा है तो वो वीज़ा नहीं स्टैंप होगा, नहीं इशू होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ें आपकी शादी से पहले बनी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड आपका शादी से पहले बना हुआ है और आईडी कार्ड जब आपने बनवाया था वहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल था, अभी आपकी शादी हो चुकी, शादी होने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस चेंज होना चाहिए नादरा में। आप वीज़ा इशू करने से पहले नादरा में जाएं, हस्बैंड भी अपना आईडी कार्ड चेक करवाए कि उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड है या नहीं है, वो भी चेक करवाएं। अगर मैरिड नहीं है तो मैरिड करवाएं। और वाइफ भी अगर शादी से पहले का उनका पासपोर्ट या आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो नादरा के ऑफिस में जाएं और अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज करवाएं। अगर सिंगल है तो उसको मैरिड करवाएं। मैरिड करवाने के बाद ही आपका वीज़ा स्टैंप होगा और इशू होगा। बहुत सारे लोग जो हैं उनका वीज़ा इशू तो हो जाता है, लेकिन वो जब जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए तो वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल है, मैरिड नहीं है। तो आप पहले अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड करवाएं, पासपोर्ट पे भी और आईडी कार्ड में भी। जब आप आईडी कार्ड पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे तो वो मैरिटल स्टेटस आपका ऑटोमेटिकली मैरिड हो जाएगा। जो वाइफ है, वाइफ के पासपोर्ट पे ऊपर हस्बैंड नेम होना चाहिए अगर हस्बैंड बुला रहा है। अगर फादर बुला रहा है अपने औलाद को, बच्चों को, तो फादर का नाम होना चाहिए। यानी कि जो बंदा जिसको बुला रहा है उसका नाम पासपोर्ट पे होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम भी डाल देते। कुछ लोगों ने डाल दिया हुआ है और वो जब डाल देते हैं फिर वो जब वीज़ा इशू करवाने के लिए, वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए जाते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका जो इंफॉर्मेशन होती है नाम की वो एज पर पासपोर्ट नहीं होती। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो इंफॉर्मेशन है पासपोर्ट की, पासपोर्ट के ऊपर वो एज पर पासपोर्ट होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन के ऊपर, सॉरी, जब आप वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर एज पर पासपोर्ट होनी चाहिए एग्जैक्टली। कई लोग
पासपोर्ट नंबर डालते हैं तो पासपोर्ट नंबर गलत डाल देते हैं, वीज़ा तो इशू हो जाता है, वीज़ा स्टैम्प करवाने जाते हैं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं जी पासपोर्ट नंबर गलत डाला हुआ है। अब क्या करें, आपको नए सिरे से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलतियां आप लोग करते हैं जिसकी वजह से बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर्म फिलअप करते हुए पासपोर्ट नंबर बहुत एहतियात से लिखे, वहां पे जो पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है। नाम जो होता है, जिसका सिंगल नाम है उसकी, और डबल नाम जिसके सरनेम और गिवन नेम दोनों है, या जिसका सिर्फ एक नाम है या सरनेम है या गिवन नेम है, उसकी मैंने वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। वो किस तरह आप लोगों ने मेंशन करनी है। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को बुला रहा है तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या करता है कि 4 खाने होते हैं फॉर्म फिलअप करने में। पहला होता है फर्स्ट नेम, सेकंड होता है फादर नेम, थर्ड होता है ग्रैंडफादर नेम, लास्ट होता है जी सर नेम या लास्ट नेम, लास्ट बॉक्स सर नेम या लास्ट नेम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो सारे बॉक्सेस को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, अब वो पासपोर्ट के ऊपर तो फादर नेम और ग्रैंडफादर नेम तो नहीं लिखा हुआ, तो वो फिल कर देते हैं, इसकी वजह से उनकी रिजेक्शन हो जाती है। आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है भाई एज पर पासपोर्ट देनी है। पासपोर्ट के ऊपर गिवन नेम लिखा हुआ है तो आपने फर्स्ट बॉक्स में डाल देना है, और सर नेम लिखा हुआ है तो आपने लास्ट बॉक्स में वो डाल देना है। ठीक है, फादर नेम और ग्रैंडफादर नेम दरमियान वाले 2 बॉक्सेस को नहीं यूज करें, उसको छोड़ दें एज इट इज। आपका नाम जो है एज पर पासपोर्ट एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या होती है, अगर आपका एक नाम लिखा हुआ है, या तो गिवन नेम है या तो सर नेम है, तो उस सूरत हाल में क्या करना होता है आपने, कि अगर हस्बैंड बुला रहा है अपनी वाइफ को और वाइफ के पासपोर्ट पे सिर्फ गिवन नेम लिखा हुआ है फातिमा या सर नेम लिखा हुआ है फातिमा, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि फर्स्ट बॉक्स में फातिमा लिख देगा, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स फादर नेम और ग्रैंडफादर नेम वो नहीं यूज करने, उसको छोड़ दें, और जो लास्ट नेम है, सर नेम जो होता है या लास्ट नेम जो होता है, उसमें क्या करना है, आपकी वाइफ के पासपोर्ट के ऊपर आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, तो जिस तरह आपके वाइफ के पासपोर्ट के ऊपर हस्बैंड नेम लिखा हुआ है एज इट इज वो आपने लास्ट बॉक्स में लिख देना होता है। ये तरीकाकार है। अगर गिवन नेम नहीं है, सर नेम है, तो उसका भी यही तरीकाकार है। ग्रैंडफादर नेम, फादर नेम ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपके लास्ट बॉक्स में आपके हस्बैंड का पूरा नाम नहीं लिखा जा रहा, तो तब इनके इस सूरत हाल में अगर आपके हस्बैंड के नाम में उनके फादर का नाम भी है, तब आप फादर नेम वाला बॉक्स यूज करें। लेकिन जब आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे या फॉर्म सबमिट कर देंगे, सेव कर देंगे, तब आपने उसकी तरतीब देखनी है नाम की, एज पर पासपोर्ट हाँ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाम है फातिमा, हस्बैंड के नेम है मोहम्मद अरशद अली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब मोहम्मद अरशद अली लास्ट नेम पे लिखा नहीं जा रहा, पूरा नहीं आ रहा, ठीक है, इसका मतलब मोहम्मद अरशद आपके हस्बैंड का नाम है और अली हो सकता है उसके आपके हस्बैंड के फादर का नाम होगा, ठीक है, तो उस सूरत हाल में आप लोग यूज करें फातिमा मोहम्मद अरशद अली। इसी तरतीब में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आना चाहिए, तरतीब ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट है वो जाएगा वीजा स्टैंप होने के लिए। तो जब आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन वीजा के पेपर की इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं होगी, मैच नहीं करेगी, तो एतमाद वाले आपका वीजा रिजेक्ट कर देंगे, आगे नहीं भेजेंगे। समझ रहे हैं, मेरा ख्याल में समझ लगी होगी। तो इसलिए आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें एज पर पासपोर्ट करना है, एडिशन अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करनी है, ना ग्रैंडफादर नेम तो लिखा ही नहीं होता यार पासपोर्ट के ऊपर, तो लोग ग्रैंडफादर नेम लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि यार रिजेक्ट हो गया। तो ग्रैंडफादर नेम लिखने की जरूरत नहीं है यार। अगर लिखना ही है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर जो तरतीब लिखी हुई है उस तरतीब में आना चाहिए सारा नाम। समझ रहे हैं, फातिमा अरशद मोहम्मद अरशद अली, इस तरह तरतीब आना चाहिए आपकी, एज पर पासपोर्ट आना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है मोस्टली कि यार वीज़ा परमानेंट वीज़ा अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन होता नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है, क्या करें। मेरा भाई फैमिली परमानेंट वीज़ा के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने वहाँ पे बताया था कि 3 प्रोफेशन ऐसे हैं कि जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उनके रिजेक्शन के चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं।
अगर इन लोगों के जो डिग्रीज हैं सोपा में या सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल, इस तरह की वेबसाइट जो है मैंने पूरी वीडियो में बताया हुआ है, इनमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं रजिस्ट्रीज, सर्टिफिकेट्स रजिस्टर्ड हैं और उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी रिजेक्शन नहीं आएगी। रिजेक्शन किस सूरत हाल में आती है? या तो आपका प्रोफेशन और आपकी डिग्री मैच नहीं होती है, ठीक है, जो आपने डिग्री अटैच की होती है, उस सूरत में हाल में हो सकती है, या आपके कफील का इस्तकदाम में कोई अमल दखल कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, उस वजह से हो सकता है, या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, या सज्जल तजारी एक्सपायर्ड है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स उस सूरत हाल में एक्सपायर हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि विजिट इस्तकदाम ऑफिस बिकॉज योर कफील इज नॉट रजिस्टर्ड। तो उस सूरत हाल में क्या होता है, आपने मैनुअली अप्लाई करना होता है परमानेंट वीज़ा। मैनुअली अप्लाई करने के लिए आपको सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। वो सब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, मेरी नीचे वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको देखें, उस पर पूरी डिटेल डॉक्यूमेंट्स की है। वो जब सब डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, फाइल बनानी होगी, और फिर आप इस्तकदाम के ऑफिस में जाके मैनुअली अप्लाई करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यही रीज़न होती है कि ऑनलाइन रिजेक्शन के यही चांसेस होते हैं कि या तो कफील के डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, या कफील रजिस्टर्ड नहीं है इस्तकदाम में, या आपका जो प्रोफेशन है वो एलिजिबल नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, या कोई मिस्टेक है। तो उस सूरत हाल में आप मैनुअली जाएं इस्तकदाम के ऑफिस में, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाएं और वहां पे जाके अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है उम्मीद है मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत से पूछते हैं कि हम लोगों को 2000 रियाल पे करके जाना है इस्तकदाम ऑफिस। तो जी हाँ, आपको 2000 रियाल फीस जो होती है इस्तकदाम की, वीज़ा की, सॉरी, जितने भी बंदे हैं सबके 2000 रियाल ही है। अगर आपका एक वाइफ है, 5-6 बच्चे हैं, तो सबके 2000 रियाल ही होगी। हाँ, इंडिविजुअली 2,000 रियाल नहीं होगा, ठीक है, सबका एक ही 2000 रियाल होगा। वो फीस पे करके जानी है और आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए चले जाना। ऑनलाइन वाले भी यही होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने 2000 रियाल पेमेंट करनी है, जो कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलता तो वो रिफंड हो जाती है। जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे उसमें आपको रिफंड हो जाती है अमाउंट, कोई इशू नहीं होता। तो यार वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत सारे मुझसे लोग पूछ रहे थे तो मैंने बताना ज़रूरी समझा। तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर किसी किस्म का और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा इसी तरह के 7-8 क्वेश्चन जमा करके मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा आपके लिए। तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।